नमस्कार दोस्तों। क्या खून के रिश्तों में भी सौदा हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिला तो सिर्फ अपमान और अकेलापन। सोचिए, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखकर बच्चों को एक जान बनाया, वही बच्चे बड़े होकर उस माँ का ही बंटवारा करने लगे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जायदाद का कोई पुराना हिस्सा हो। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता और आप ऐसी ही जज्बाती कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ये साथ हमें ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं शहर के उस पुराने रईस इलाके में, जहां सावित्री देवी का वो आलीशान घर खड़ा था। शहर के पुराने मोहल्ले में स्थित मात्र छाया नाम का वो मकान बाहर से देखने में किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उस महल की चारदीवारी के भीतर एक मां के अरमान दम तोड़ रहे थे। सावित्री देवी, जिनकी उम्र अब 68 वर्ष हो चुकी थी, कभी इस इलाके की सबसे हिम्मती महिला मानी जाती थी। उनके पति मास्टर दीनानाथ जी जब अचानक चल बसे, तो सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों के कपड़े सिलकर और ट्यूशन पढ़ाकर अपने 2 बेटों रवि और सुमित को पाला। उन्होंने अपनी जवानी के 30 साल सिर्फ इसलिए खपा दिए ताकि उनके बेटे सिर उठाकर चल सकें। बड़ा बेटा रवि अब शहर का नामी वकील था और छोटा बेटा सुमित सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी। दोनों की शादियां धूमधाम से हुई थीं। घर में जब बहुएं आईं तो सावित्री देवी ने अपनी तिजोरी की चाबियां खुशी खुशी उन्हें सौंप दी थीं। उन्हें लगा था कि अब वो आराम करेंगी और नाती पोतों के साथ खेलेंगी, मगर वो नहीं जानती थीं कि चाबियां सौंपते ही उन्होंने अपनी खुशियां और अपना सम्मान भी दूसरों के हवाले कर दिया था। घर की दीवारों का रंग तो वही था, लेकिन रिश्तों का रंग फीका पड़ने लगा था। शुरुआत के कुछ महीने तो हंसी खुशी बीते, पर धीरे धीरे बहुओं, कविता और स्नेहा के तेवर बदलने लगे। जिस मां के कदमों की आहट से घर में खुशी दौड़ जाती थी, अब उनकी खांसी की आवाज भी सबको चुभने लगी थी। पहले सावित्री देवी को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना परोसा जाता था, मगर अब नियम बदल गए थे। अब उन्हें कहा जाता कि माँ जी, आप कमरे में ही खा लिया करो, यहां जगह कम पड़ती है। एक दोपहर की बात है। सावित्री देवी को दवा लेने के लिए कुछ खाना जरूरी था। उन्होंने रसोई में जाकर कविता से कहा, बहू जरा 2 रोटियां दे दे, घबराहट हो रही है। कविता ने बिना मुड़े ही रूखा जवाब दिया, माता जी, अभी तो नाश्ता किया था, राशन क्या पेड़ पर उगता है, थोड़ा सब्र करना सीखिए। उस दिन सावित्री देवी ने कुछ नहीं खाया। शाम को जब रवि और सुमित घर आए तो मां ने सोचा कि बेटों से शिकायत करेंगी, लेकिन दोनों बेटे मां का हाल पूछे बिना ही अपनी पत्नियों के साथ हंसते खेलते अपने कमरों में चले गए। मां की सूनी आंखें बस दरवाजा ताकती रह गईं। एक तूफानी रात, जब बाहर बिजली कड़क रही थी, घर के अंदर उससे भी भयानक तूफान आया हुआ था। बात सिर्फ इतनी थी कि सावित्री देवी का चश्मा टूट गया था और उन्हें नया बनवाना था। इस छोटे से खर्चे को लेकर दोनों बहुओं में महाभारत छिड़ गई। कविता चिल्लाई, पिछले महीने मैंने दवा के पैसे दिए थे, अब बारी तुम्हारी है। स्नेहा ने ताना मारा, लेकिन माँ जी तो अभी तुम्हारे हिस्से के कमरे में सोती हैं। शोर सुनकर रवि और सुमित बाहर आए। उन्होंने मां का हाल पूछने के बजाय जेब से डायरी निकाली। रवि ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सावित्री देवी की आत्मा को छलनी कर दिया। उसने कहा, देखो, रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि हम मां को बांट लेते हैं। महीने की पहली तारीख से 15 तारीख तक मां नीचे मेरे साथ रहेंगी और 16 से 30 तक ऊपर सुमित के पास। सुमित ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, लेकिन जिस महीने 31 दिन होंगे उस आखिरी दिन का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। सावित्री देवी कोने में खड़ी कांप रही थीं। जिस घर की ईंट ईंट उन्होंने अपनी मेहनत से जोड़ी थी, आज उसी घर में उन्हें किसी अनचाहे सामान की तरह तारीखों में बांटा जा रहा था। कुछ महीने ऐसे ही अपमान के घूंट पीकर बीत गए। एक बरसात की रात, जब घर में सब सो रहे थे, सावित्री देवी को बेचैनी होने लगी। उनका गला सूख रहा था। वो पानी लेने के लिए धीरे धीरे अपने कमरे से निकली। तभी उन्हें ड्राइंग रूम से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आईं।
रवि और सुमित जाग रहे थे और मेज पर कुछ कागज फैले हुए थे। रवि ने धीमी आवाज में कहा, भाई, शर्मा बिल्डर ने 4.5 करोड़ का ऑफर दिया है। इस पुराने मकान को तोड़कर वो यहां मॉल बनाएगा। सुमित ने हंसते हुए कहा, डील तो पक्की है, लेकिन मां का क्या करेंगे? वो तो जीते जी ये घर नहीं छोड़ेंगी। रवि ने लापरवाही से हाथ हिलाया और बोला, अरे चिंता मत कर। अगले हफ्ते तीर्थ यात्रा के बहाने उन्हें हरिद्वार ले चलेंगे और वहीं किसी सस्ते वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। कह देंगे कि मां वहीं भक्ति में रहना चाहती हैं। वैसे भी अब उनका खर्चा और नखरे बर्दाश्त नहीं होते। दरवाजे के पीछे खड़ी सावित्री देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिन बेटों को उन्होंने अपनी छाती से लगाकर पाला था, आज वही उनका सौदा कर रहे थे। उस रात सावित्री देवी रोई नहीं। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह एक ठंडे गुस्सा। अगले 2 दिन सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी खांसी दबाई, अपना दर्द छिपाया और अपने चेहरे पर एक अजीब सी शांति ओढ़ ली। उन्होंने बेटों से पूछा भी नहीं कि हरिद्वार में क्या होगा। ऐसा लगा जैसे वो अपनी किस्मत से समझौता कर चुकी हों। लेकिन ये खामोशी एक भयानक तूफान का संकेत थी। तीसरे दिन सुबह जब दोनों बेटे नाश्ते के बाद ऑफिस जाने वाले थे, सावित्री देवी ने अपने पुराने संदूक से एक नीले रंग की फाइल निकाली। ये वही संदूक था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। उस फाइल में एक ऐसा राज था जो मास्टर दीनानाथ जी ने मरते वक्त सिर्फ सावित्री देवी को बताया था। उस राज को उन्होंने सालों तक दुनिया से, यहां तक कि अपने बेटों से भी छिपा कर रखा था। रवि ने फाइल को मां के हाथ में देखा और लापरवाही से पूछा, अरे मां, अब ये पुराने रद्दी कागज क्यों निकाल रही हो? चलो आज डॉक्टर के पास चलना है। सावित्री देवी ने उसे घूरा। उनकी आंखों में वो डर नहीं था जो हमेशा रहता था। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, डॉक्टर के पास नहीं, आज वकील साहब के पास चलेंगे। मुझे अपनी आखिरी वसीयत लिखवानी है। वकील साहब, मिस्टर गुप्ता, जो रवि के सीनियर भी थे, को घर बुलाया गया। रवि और सुमित को लगा कि मां अपनी आखिरी वसीयत में शायद सब कुछ उनके नाम कर देंगी और वृद्धाश्रम जाने के लिए राजी हो जाएंगी। दोनों भाई ड्राइंग रूम में हंसते हंसते बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी मिस्टर गुप्ता आए। सावित्री देवी ने मेज पर फाइल रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज से मेरे घर का मालिक कोई और होगा। रवि और सुमित के चेहरों पर सवालिया निशान था। क्या मतलब? सुमित ने गुस्से में पूछा, मां, आप क्या बोल रही हो? सावित्री देवी ने वकील साहब की ओर इशारा किया। मिस्टर गुप्ता ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। दीनानाथ जी ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि ये घर और उनके सारे बैंक के पैसे सिर्फ और सिर्फ सावित्री देवी के नाम हैं। जब तक वो जीवित हैं, कोई भी इस घर को नहीं बेच सकता। और अगर उनके बेटे उनकी सेवा नहीं करते, तो सावित्री देवी इस घर को अनाथ बाल सेवा संस्थान को दान कर सकती हैं। ये सुनते ही रवि के हाथ से चाय का कप गिर गया और सुमित हक्का बक्का रह गया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। रवि और सुमित के चेहरों से नकाब उतर चुका था। जो बेटे कल तक मां को वृद्धाश्रम भेजने की बातें कर रहे थे, आज वही घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे। रवि ने मां के पैर पकड़ लिए। मां, हमसे गलती हो गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे। कविता और स्नेहा भी रोने का नाटक करने लगीं। मां जी, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें घर से मत निकालिए। लेकिन सावित्री देवी की आंखों में अब ममता का समुद्र नहीं, बल्कि स्वाभिमान की आग थी। उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और कड़क आवाज में कहा, मजाक अपनों के साथ किया जाता है, बोझ के साथ नहीं। तुमने मेरा बंटवारा किया, मेरे बुढ़ापे का सौदा किया। अब बस। उन्होंने वकील साहब से पेन लिया और बिना हाथ कांपे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। वकील साहब ने ऐलान किया, अब ये घर अनाथ बाल सेवा संस्थान की संपत्ति है। आपके पास अपना सामान समेटने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनकर बेटों के पैरों तले जमीन ही नहीं, बल्कि पूरा आसमान खिसक गया। 1 घंटे के भीतर घर का नजारा पूरी तरह बदल गया। रवि और सुमित, जो कभी इस घर के मालिक बने फिरते थे, आज चोरों की तरह अपना सामान लादकर सिर झुकाए निकल रहे थे। पड़ोसी तमाशबीन बने खड़े थे।
सुमित ने जाते जाते मुड़कर कहा, माँ, आप बुढ़ापे में बहुत पछताओगी। सावित्री देवी ने दरवाजा बंद करते हुए शांत स्वर में कहा, पछतावा तो मैंने तुम्हें पैदा करके किया था। आज तो मैं अपनी गलती सुधार रही हूं। जैसे ही लोहे का गेट बंद हुआ, थोड़ी देर बाद एक मिनी बस आकर रुकी। उसमें से अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे उतरे। घर, जो कल तक सन्नाटे और साजिशों का घर था, अब बच्चों की मासूम हंसी और किलकारियों से गूंज उठा। सावित्री देवी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। आज उन्हें महसूस हुआ कि उनका घर सच में भर गया है। दोस्तों, सावित्री देवी की कहानी के अंतिम और सबसे भावुक निष्कर्ष पर जाने से पहले, अगर आपको लगता है कि हर बुजुर्ग को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। उस रात सावित्री देवी ने बरसों बाद चैन की नींद ली। मात्र छाया अब सच में एक घर बन गया था। जहां पहले पैसे और बंटवारे की कड़वी बातें होती थीं, अब वहां बच्चों की प्रार्थना और हंसी गूंजती थी। उधर रवि और सुमित किराए के मकान में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि मां के बिना उनकी हैसियत शून्य थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। अगर नींव हिलाओगे तो अपनी ही छत गिराओगे। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन मां का आशीर्वाद और पिता का साया बाजार में नहीं मिलता। आज की कहानी का सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर आप सावित्री देवी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उन मतलबी बेटों को माफ कर देते, या वही करते जो सावित्री देवी ने किया? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।